This call is now being recorded. आई थिंक सभी को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया, राइट है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो जी बढ़िया। चलिए फिर अगेन, हाँ हम थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट टॉपिक। सो बेसिकली अगेन गुड इवनिंग एवरीवन टू ऑल। अभी जो है हमारा टॉपिक जो हम लास्ट टाइम किया था, हमने चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ाई किया था। हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, चार्ल्स लॉ में हमने क्या क्या देखा उसके बारे में, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज गेस लूसाक लॉ के बारे में, एवोगैड्रो लॉ के बाद थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। एकदम आगे मूव ऑन करते करते हम आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा हमारा, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम ये ट्राई करें कि हमारा इतना टॉपिक आज खत्म हो जाए, ठीक है ना, हम बाकी लोग के साथ भी थोड़ा सा टाई अप हो जाएगा, एंड विद इन इस वीकेंड के अंदर, इस वीक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आज हमारा ये पूरा पार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो भी हम करने वाले हैं उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो फाइन। सो Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। डोंट वरी आदि बेटा, मुझे ना रात को मुझे मैसेज कर देना कौन सा चैप्टर पढ़ाई आपको कौन सा पढ़ना है करके, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, डोंट वरी। तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना चैट रात को, तो मैं वेकअप रहूंगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा आपको क्या बताने के लिए, ठीक है। चलिए सो अगेन हमने यस गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। बच्चा आ रहा है, 2 मिनट वेट कर। यस यस चलो फाइन, आई थिंक नाउ इट इज स्टेबल है, तो हम थोड़ा स्टार्ट कर देते, ठीक है ना। अब देखो, अभी हमने आई थिंक जब हमने बॉयज तो पढ़ा, ओके बच्चे आ रहे हैं। गुड इवनिंग मनीष बेटा, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सुशील बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, आपके पापा का आइडिया है। सो यस अगेन हमने दो लॉस के बारे में हमने पढ़ाई किया था पिछले क्लास के अंदर, और हमने उनका ग्राफ के बारे में देखा था, ठीक है ना। और मैंने आपको ये कहा था कि ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और आपके लॉस तो काफी सिंपल है, हम काफी इजीली कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ को आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में बोलूंगा आपको, ठीक है ना। फाइन। सो अगेन अगर मैं आपको क्विक रिमाइंडर बता दूं तो हमने क्या देखा, अगर हम बात करते हैं बॉयज लॉ के बारे में, अगर हम बॉयज लॉ के बारे में बात करते हैं, इसमें किसमें क्या बनाते हैं हम इसमें एक्चुअली क्या बनाते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं इसको, आइसोथर्म हम बोलते हैं, है ना। हम ये बात करते हैं, हम ये देखते हैं दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हमने देखा था। सिमिलरली जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में, जब हम चार्ल्स लॉ के बारे में हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम वहां पर वॉल्यूम, जब हम चार्ल्स लॉ के बारे में बात करते हैं, हमने क्या देखा था चार्ल्स लॉ के अंदर, हमने देखा था प्रेशर एंड वॉल्यूम का, राइट। प्रेशर वॉल्यूम को देखा था बच्चों, किसका देखा था हमने, बोलो बच्चों। हमने देखा था वॉल्यूम टेम्परेचर का। हाँ, किसका देखा था हमने, वॉल्यूम और टेम्परेचर देख के रखा था, हमने ग्राफ बनाया था। और इसमें हम जो ग्राफ बनाते हैं, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते थे, है ना। और हमें जो ग्राफ मिलता कैसे मिलता था, हमें से ग्राफ मिलता था आइसोबार। क्या मिलता था हमें, आइसोबार का ग्राफ मिलता था, ठीक है ना। और हमने ग्राफ को स्टडी किया था। सिमिलरली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम गेल्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी सिंपल सा टॉपिक है, काफी बेसिक सा है, हम इसको देखें और इसे ग्राफ भी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ओके कम ऑन, तो कौन बच्चा पढ़ाई करेगा, कौन बच्चा पढ़ाई करेगा, प्लीज हैंड रेज करो बच्चों। ओके राधा, कौन बेटा आप पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चों को। उसके बाद कुलभूषण जी स्टार्ट करिए बच्चा। राधा बेटा कम ऑन स्टार्ट करिए पढ़ना। P directly proportional to T. V
comma n constant P is equal to K3 T rise P over T is equal to K3. T1 over T1 is equal to P2 over T2 is equal to K3. K3 depends on amount and V of gas. ओके तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब हम गेल-लुसाक लॉ के बारे में बात करते हैं, जब हम गेल-लुसाक लॉ के बारे में बात हम क्या देखते हैं, हम वहाँ पे वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट करते हैं। हम ये देखते हैं अगर हमारा प्रेशर क्या होगा, अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हमने देखा अगेन अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं मतलब क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, कम हो लगेगा, है ना। ये हमने देखा था। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम ये बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर मैथमेटिकली। हम ये बोल सकते दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जिस हमने बात किया था आगे बार में। हम क्या बोलते हैं, हम ये बोल सकते हैं दैट इज P इज इक्वल टू K × T। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे K लिखा, K क्या है, कोई कांस्टेंट है। यहाँ पे 3 लिखा है तो आप 3 बोलो या ना बोलो, हम इसे एकदम सही। ओके हम क्या बोलते हैं, हम ये बोल सकते हैं दैट इज P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मैथड में क्या बोल सकते हैं, अगर हमें कोई दूसरा प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया होगा तो हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे दैट इज P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। हम ऐसा ये क्वेश्चन बना सकते हैं। और हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये वाला पार्ट को काफी इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना, आपको ऐसे बोल देंगे या हम ग्राफ बना देंगे, आपको बोलेंगे ये आपका आइसो क्या है, आपका आइसो कोर है। आपको ये बोलेंगे जो आपका कांस्टेंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये आना चाहिए, जब भी वर्ड किया आइसो कोर तो क्या होगा, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और क्या होगा, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं, राइट है ना बच्चों। आई थिंक वेरी सिंपल है, यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। चलिए हम ये भी देखते हैं, जब भी हम, और एक बात बच्चों, जो भी देखना आप, जब भी देखना जो भी ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप में होगा। मतलब अगर बोलता हूँ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं A एंड B ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं A और B ग्राफ बनाता हूँ तो मेरा ग्राफ कैसा होगा, हमें हमेशा लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा। क्या होगा, मेरा लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट बना रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, उस ग्राफ कैसा जाएगा, हम बोलोगे लीनियरली कैसा जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो ये भी काफी सिंपल सा पार्ट है, ऐसे कोई यहाँ पे कोई बिग डील वाली बात नहीं है ना बच्चों। तो आई थिंक यहाँ पे कोई इश्यू वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े जी। ओके अब देखो, अब ये वाला मैं पार्ट बोलूँ, अब ये मैं बोलूंगा ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या आता है, तो ग्राफ आता है। तो ग्राफ वाला यह पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना है। हम ये बोलेंगे जब हम प्रेशर और टेम्परेचर का प्लॉट बनाते हैं, जो भी लाइन होगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, V1 लाइन है, V2 लाइन है, V3 लाइन है एंड V4 लाइन है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक वॉल्यूम ले रहे हैं V1। हम मान के चलते हैं जो वॉल्यूम V1 कितना होगा, हम मान के चलते 10 कितना होगा, 10 ml उसका वॉल्यूम है। हमने ये वैल्यू क्या फिक्स कर दिया। फिर हमने क्या किया, प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंट वैल्यू के प्लॉट किया। जैसे हमने वॉल्यूम को 10 ml लेके प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंट प्लॉट किया, तो हमें क्या मिला, हमें ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। हमें क्या किया, ऐसे हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, ठीक है ना। सिमिलरली फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, सॉरी मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। कितना किया मैंने वॉल्यूम को कर दिया 20 ml। मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को 20 ml पुट कर दिया, और अगेन मैंने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया। 20 ml वॉल्यूम डाल के मैंने फिक्स कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अगेन प्रेशर और टेम्परेचर के डिफरेंट प्लॉट को लेकर मैंने क्या किया, अगेन मेरा ग्राफ बनाया। जैसे मैंने वो ग्राफ बनाया तो क्या हुआ, मेरा ग्राफ ऐसा बना, मुझे ग्राफ ऐसा मिला। सिमिलरली हमने क्या किया, हमने क्या किया, V3 के लिए किया और V4 के लिए। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, जो भी आइसोकोर या जो भी लाइन आपका टेम्परेचर एक्सिस से पास होगा, वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द आइसोकोर लाइन which is
nearer to temperature axis has the greater volume, तो मतलब क्या होगा, जो भी लाइन क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, सबसे पास हो क्या होगा, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, तो सबको ध्यान रखना बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, सिंपल सी बात है ना। तो अब क्या होगा, एग्जाम में क्या होता है, आपका एग्जाम में ऐसा प्लॉट दे देंगे और आपको आंसर पूछेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर ये इसका आंसर होगा, तो से दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, आगे मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आइसोको लाइन मिलता है, और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व्स में से बोलते हैं, ठीक है ना। पर आपको ध्यान ये रखना है इसके अंदर कि जो भी लाइन, ठीक है, क्या मेरा स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी किया, तो जो भी आइसोकोर क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस जितना ज्यादा पास होगा, वो क्या होगा, उसका ग्रेटर, उसका क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, ठीक है, स्लोली। सिमिलरली अगर मैं P/T, ठीक है ना, P/T इनटू और प्रेशर प्लॉट करता, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, जो क्या है, हम बोलते हैं कांस्टेंट V एंड V ग्राफ ना। तो ये भी आपको क्या करना है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी पार्ट कैसा होगा, अगर हम P प्रेशर और वैसे डिवाइड करके और मुझे क्या होता है, प्रेशर प्लॉट करता, तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा, मुझे यहाँ पे कांस्टेंट क्या मुझे मिलेगा, एक कांस्टेंट लाइन मिलेगा, जो आपके इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी काफी सिंपल है, ऐसी कोई बिग डील वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये हमने कर लिया। तो क्या यहाँ पे कुछ डाउट नहीं किसी बच्चे को भी? डन है ये वाला पार्ट अच्छे से? खाली आपको ग्राफ को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब देखो, हम आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखो, तो हम बोलेंगे गेल-लुसाइल लॉ का वैल्यू कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे हाउ डज द प्रेशर, जो फास्टिंग को क्या करते हैं, प्रेशर को यूज करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका गेल-लुसाइल लॉ का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, और एक बात है, जैसे एक क्वेश्चन भी आता है कि जैसे मान के चलते हैं शिमला हो गया या फिर हायर एल्टीट्यूड की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, विदाउट प्रेशर कुकर क्या होता है, आपका खाना जल्दी पकता नहीं है। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, आपका प्रेशर एकदम कम हो जाता है, क्या होता है, आपका प्रेशर वहाँ पे एकदम कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, वहाँ पे कुकिंग एकदम स्लो हो जाती है। तो ये भी आपका ना, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमने आपको गेल-लुसाइल लॉ हमने यहाँ पे खत्म किया, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं एवोगैड्रो के बारे में। अच्छा, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ा था। तो कोई बता सकता है मुझे कि फर्स्ट चैप्टर हमने एवोगैड्रो लॉ के बारे में क्या पढ़ा था, तो बताएगा मुझे? जी बेटा बोलिए। Under similar condition of temperature and pressure, equal volume of gas contain equal number of molecules. हाँ, तो मैंने आपको उस टाइम ऐसा एकदम सिंपल से आपको ये बताया था, मान के चलते हैं आपका डिफरेंट गैस है, क्या आपका डिफरेंट गैस है, और सबका क्या आपका वॉल्यूम सेम है, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि उसमें क्या रहना पड़ेगा, कंडीशन है आपका प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, ईच जो भी गैस क्या होगा, जितने भी गैस होंगे उनके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। मैथमेटिकली हम उसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। हम ये सकते हैं बाय कीपिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ये हमने देखा। अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, इसे स्टेटमेंट पढ़िए बच्चा, इसका स्टेटमेंट पढ़िए। कौन पढ़ेगा, राधा बेटा इसका, हाँ कुलभूषण पढ़िए, हाँ कुलभूषण पढ़िए। Equal volume of all gases contains equal number of molecules. हाँ, तो हमने क्या देखा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमें क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर को हमें सेम रखना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, आपका ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमने देखा। सिमिलरली अगर हम इसको मैथमेटिकल क्या करें, इक्वेशन डिराइव करें, तो हम कैसे डिराइव करेंगे, सिंपल सी बात कैसे है, हम ये पूछ सकते हैं
दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो हमें क्या करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू k इंटू n। हम क्या लिख सकते हैं, v बाय n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर मैं क्या बोलूंगा, जो कॉन्स्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द कॉन्स्टेंट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या किसके डिपेंड करेगा, आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। सिमिलरली अगर आपका कोई दूसरा वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होगा, हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकाल, दैट इज v1 by n1 इज इक्वल टू v2 by n2, है ना, ऐसे सकते हैं। सिमिलरली बात है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, K4 हमने इसलिए क्योंकि हम देखो हम क्या, 4 लॉ के बारे में पढ़ा ना, तो बॉयज में हमने क्या यूज किया, K1 यूज किया, है ना, फिर 4 सेल में क्या यूज किया, K2 यूज किया। सिमिलरली गेल के लिए हमने क्या, थर्ड कॉन्स्टेंट को हमने क्या K3 यूज किया, है ना, और फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो हमने K4 यूज किया। तो K तो सेम ही है, खाली उसका वैल्यू चेंज होता है, मतलब किसको डिपेंड करता है वो अलग अलग हो जाता है इसमें। ठीक है, हमने ये वाला पार्ट देखा। तो अब बता बच्चों, अब सिंपल सी बात है, हमने ये देखा यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे प्लॉट बनाऊं ऐसा, अगर मैं आपको ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स रखता हूं तो कैसा होगा, मेरा ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है ना, अब उसको देखते हैं एकदम से क्या बनता है हमारा, स्ट्रेट एंड ग्राफ बनता है हमारा। ठीक है, हैं सिंपल इवन पार्ट बना। अगेन जब हम v बाय n मतलब कि वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू प्लॉट में करते हैं n को, हमें कैसा ग्राफ मिलता है, हमें इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है, जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको ये पार्ट ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी काफी सिंपल है क्योंकि हमने बार बार वही चीज हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। चलिए ये हमने कर लिया। अब देखो एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है। अब देखो एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, इसको आए ना आए मैटर नहीं करता, ये चीज आपको पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अगर मैं यहाँ पे STP, और मैं क्या लेता हूँ, अगर मैं प्रेशर को लेता हूँ 1 बार, अगर मैं लेता हूँ प्रेशर को 1 बार लेता हूँ, और मैं टेम्परेचर रखता हूँ आपका 273.15, इतना मैं लगता हूँ, तो क्या होगा, कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो आप बोलोगे उसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा, उसका मोलर वॉल्यूम होगा कितना होगा बच्चों, 22.7, कितना होगा, 22.7 लीटर होगा, इतना होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर आप क्या है, अगर आपका प्रेशर है आपका 1 एटमॉस्फेयर, क्या आपका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, और आपने टेम्परेचर रखा है 273.15, तो क्या होगा, अब यहाँ पे मोलर वॉल्यूम कितना होगा, कोई भी गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा, आप बोलोगे उसका मोलर वॉल्यूम होगा, उसका मोलर वॉल्यूम होगा आपका 22.4, कितना होगा, 22.4 होगा। लेकिन एग्जाम में और एक चीज भी आपका आ जाता है, आपका एग्जाम में और चीज भी आता है जो कि आपको यहाँ पे मोस्टली नहीं बताते, मुझे ध्यान से हट जाता है, तो वो होता है आपका, ये होता है दैट इज SATP। हम क्या बोलते हैं उसको, SATP बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है, इसमें क्या होता है, आप ये बोलोगे इसमें क्या होता है, आप सिंपल सी बात है जी, एकदम से हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ प्रेशर लेते हैं 1 बार, प्रेशर 1 बार लेते हैं, हम टेम्परेचर लेते हैं 290, कितना लेते हैं बच्चों, कितना लेते हैं इसमें, क्या अभी आई थिंक एक बच्चे ने बोला 298 जी, कितना लेते हैं, मतलब कि 298.15, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। इसका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, और हमारा इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कितना, तो बता पाएगा मुझे, 24 कितना बोलो 24 पॉइंट कितना आएगा, 7 हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसका आपका आंसर का, इसका मोलर वॉल्यूम होगा कितना, 24.7, कितना होगा, 24.7 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखने वाली बात ये, मोस्टली एग्जाम में क्या होगा, आपको ये या तो ये दे देंगे, तो फर्क आपको ये ध्यान रखना है, अगर 1 बार बोला है तो कितना आएगा, 22.7 लिखा होगा, अगर आपका 1 एटमॉस्फेयर लिखा होगा तो कितना लीटर आएगा, आपका 22.4 लीटर आएगा। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपका काफी सिंपल वाला पार्ट है, तो ध्यान रखना बच्चों सबको अच्छे से, ये वाला पार्ट यस चले। यस सर।
अब देखो, अब यहाँ पे मैं स्लाइड को एंड करता हूँ, फिर हम दूसरे स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है ना। काफी, क्योंकि मैंने कंबाइंड स्लाइड बना दिया था मैंने, ये वाला। क्या ये स्लाइड सबको दिख रहा है अच्छे से? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये वाला पार्ट। अब देखो हमने क्या देखा था, अभी देखो हमने क्या देखा, एवोगाड्रो लॉ हमने क्या यूज किया, दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, हमने n लिखा, और हम क्या जानते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे मास अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास, है ना, यहाँ पे बोलोगे तो मिल सकते हैं दैट इज n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। क्या होगा आपका, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो आप क्या बोलोगे, इट इज द मास, ये क्या होगा आपका, ये मास हो जाएगा, और कैपिटल M क्या होगा आपका, मोलर मास। क्या होगा आपका, मोलर मास होगा, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर पुट कर दूं क्या होगा, आप ये बोलोगे दैट इज v इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय m अपॉन कैपिटल M, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, लिख सकते हैं? हेलो हेलो Yes, sir. जी, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, इस मोलिकुलर मास के ऊपर लेके जाते हैं और वॉल्यूम को नीचे लेके, तो क्या होगा, आप बोलोगे कैपिटल M इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m अपॉन v। तो क्या होगा, आप बोलोगे ये क्या होता है, ये आपका होता है डेंसिटी, ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय d, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब क्या, हम एक नया रिलेशनशिप बना, और इसमें से क्या हुआ था 2022 में, इसमें से आपका ग्राफ पूछा था जिसका आपका एग्जाम में आया था लास्ट, इसके ऊपर आया था। तो हम ये देख सकते हैं, अगर आपका डेंसिटी बढ़ता है, अगर आपका डेंसिटी इंक्रीज होता है, तो आप क्या बोलोगे, उसका मोलर मास भी क्या होगा आपका, इंक्रीज, क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो इससे क्या आपका, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाने पर, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, डाउट है ना यहाँ पे किसी को भी? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन करेंगे, ओके क्वेश्चन बाद में करते, क्वेश्चन नहीं, बाद में क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। चलिए ये, तो आई थिंक तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एज डेंसिटी इंक्रीजेस, एज डेंसिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा, आप बोलोगे मोलर मास भी क्या होगा, या मोलिकुलर मास भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो सिंपल न्यूमेरिकल से है, हम क्या कर रहे हैं, बस फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम क्या कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, उसको रीअरेंज कर रहे हैं। जैसे हम रेंज करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सबको डन है बच्चा, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। ये भी काफी सिंपल है, कोई बिग डील वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अभी हम जैसे हमने बोला, जैसे हमने स्टार्टिंग से बात किया था, हमने क्या देखा था, हमने बॉयस लॉ देखा, चार्ल्स लॉ देखा, एवोगाड्रो लिखा, और ये लॉ लिखा, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, ये शिवम एकदम से बोला, एकदम से बोला, हम ये बोल सकते हैं, हम कौन सा तीन गैस को मल्टीप्लाई ऐड करते हैं, तो क्या कंबाइन करते हैं। आप बोलोगे हम बॉयस लॉ को ऐड लेते हैं, हम चार्ल्स लॉ को लेते हैं, और हम क्या करते हैं, एवोगाड्रो लॉ को लेते हैं। जब हम इन तीनों को करते हैं, कंबाइन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हम तीनों को कंबाइन करते हैं, दैट इज बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ, जब हम तीनों कंबाइन करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आइडियल गैस इक्वेशन में मिलता है, ठीक है ना। तुम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैंने, तुमने क्या किया, सबसे पहले यूज किया मैंने बॉयस लॉ के बाद, तो क्या होगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड क्या होगा, आप बोलोगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, सॉरी, या फिर बोलोगे टेम्परेचर, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। सिमिलर क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होगा, मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। जब मैंने इस थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो क्या मुझे, मेरा क्या बना, मेरा ये वाला इक्वेशन बना। सिमिलरली अब मुझे क्या किया, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n t by p। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सामने सामने लिख दिया, जो इनवर्सली उसको मैंने नीचे लिख दिया। तो ये आपका डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको मैंने क्या डिनोमिनेटर लिख दिया। तो काफी सिंपल है, ऐसे उसकी बड़ी डील नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज किया। कैसे किया, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n t by v। अब क्या करूंगा, इसको प्रोपोर्शनल इक्वल करूंगा, दैट इज P इज इक्वल टू
आर एन टी बाई वी, देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एन आर टी मिलेगा, ठीक है, हमें एन आर टी मिलेगा। अब क्या होगा सिंपल से बच्चों, जो आपका आर है, आपका आर क्या है, आप बोलोगे इट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि आपको बहुत फेमिलियर होगा, आप बहुत पहले से पार्ट पढ़ रहे होगे पार्ट के बारे में, ठीक है ना। और क्या होगा, हम इस इक्वेशन क्या बोलते हैं, हम इस इक्वेशन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, या तो हम क्या बोलते हैं इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, या तो दूसरा नाम क्या होता है, हम इसका नाम होता है कंबाइंड गैस लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है आपका, कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं, या तो आइडियल गैस इक्वेशन, या तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, या तो क्या तीसरा नाम क्या होगा आपका, कंबाइंड गैस लॉ बोलते, क्या बोलते हैं इसको, कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। आई थिंक ये वाला पार्ट काफी सिंपल, राइट, कोई दिक्कत है ना किसी को ये वाला पार्ट के अंदर बच्चों, नो सर। ओके। अब देखो सिंपल सी बात है, अगेन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको आर को हटा देते तो हमें क्या मिलेगा, अगर इस पार्ट को हटा देते तो हमें कैसे मिलेगा, हमें दो इक्वेशन और मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, यहाँ पे देखो बच्चों कैसे मिलेगा। अगर मैं आपको ये बताऊं, मैं तो छोटा कर देता है इसको, अगर मैं से लेता हूँ दैट इज पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एन और आर, मैंने ये इक्वेशन दिया, कैसे लिखा मैंने, सिंपल पीवी टू एनआरटी वाला पार्ट था, मैं एन को नीचे लेके आ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और मेरा आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर मुझे कोई भी तो अगर मुझे कोई दो सिस्टम का क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया होगा, तो मैं दूसरे सिस्टम को निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या है 6 टर्म को ले रहे हैं, ठीक है ना, और 6 टर्म में से कोई भी 1 टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ये सारे इक्वेशन को यूज करके, है ना बच्चों। तो आई थिंक ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों, को डाउट नहीं ना, बहुत सिंपल है, ऐसी कोई बिग डील वाली बात नहीं है। जी बेटा बोलिए बेटा, ओके, आई थिंक सबको ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें आर के डिफरेंट वैल्यूज देखनी है। तो आर की डिफरेंट वैल्यू क्या होती है, आप ये बोलोगे, अगर आर की अगर हम क्या लेते हैं, देखो जूल पर केल्विन पर मोल, तो हम क्या लेना पड़ेगा, 8.314 लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो क्या होगा, हमें 1.987 लेना पड़ेगा। अगर हमें क्या दिया है आपका, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में दिया तो आपको 0.0821 लेना पड़ेगा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको है ना एग्जाम में दिया गया होगा। हाँ याद के आपको ध्यान के रखना है, आप इस सबका यूनिट ध्यान रखना है, ये यूनिट ध्यान रखना है। अगर यूनिट आपको जूल में दिया है तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा, है ना, ये वाला लेना पड़ेगा। अगर आपका लीटर एटमॉस्फेयर में दिया तो आपको ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या होगा, डिफरेंट आर की वैल्यू दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, हमको क्या करना है, यूनिट को देखकर उसका प्रॉपर्ली इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। अगर जूल पर केल्विन पर मोल में दिया तो क्या होगा, हम ये वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका उसका जो भी उसके यूनिट्स हैं उसको आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, इसके अंदर रहेगा बच्चों सबको अच्छे से। हेलो बच्चों, यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो अभी करते हैं हम एक इक्वेशन करते हैं, ठीक है ना, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो चलिए, अब देखो क्वेश्चन ये है, अब ये बोल सकते हो कि एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg जो वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 600 ml, कितना होता है 600 ml होता है। अब क्या हुआ, अब हम क्या हाइट पे चले गए तो क्या हुआ, आपका टेम्परेचर हो गया, आपका जो न्यू टेम्परेचर कितना हो गया, आपका हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है 640 ml ऑक्यूपाई कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना न्यू प्रेशर, हमें न्यू प्रेशर को फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, आपको देखो अगेन ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में लिखा दिया होगा, आपको किसमें कट करना है, उसको केल्विन में, किसको केल्विन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अभी क्या नहीं, आपको नया प्रेशर निकालना है, कैसे निकालोगे,
सिंपल सी बात है, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, और फटाफट इसका आंसर लेके आओ और मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। कम ऑन बच्चों, जल्दी। तो प्रेशर मिलीमीटर में। हाँ, प्रेशर आपका mm ऑफ Hg है, 760 mm ऑफ Hg आपका प्रेशर है। ध्यान रखो बच्चों, ये जो दिया ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, ये आपका प्रेशर होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रेशर होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, mm ऑफ Hg लिखो या फिर सेंटीमीटर ऑफ Hg लिखो, सबका मतलब क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। कौन बच्चों इसका आंसर निकालो। टेम्परेचर कितना दिखाओ, टेम्परेचर T1 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा प्लस 273 ऐड कर दो, तो क्या आएगा आंसर, आएगा 293, सो 298 केल्विन आएगा, है ना। ये आपका T1 बन जाएगा। T2 क्या होगा, आपको दिया 10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा, प्लस 273 ऐड कर दो, क्या आंसर आएगा आपका आएगा 283 केल्विन, है ना। जल्दी बेटा फटाफट निकाल के इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओ। इसका आंसर मैं भी निकाल रहा हूँ कैलकुलेटर के अंदर, चलो जल्दी करो बच्चों। बच्चे वैल्यू पुट करो ना सबके सब बच्चों। हेलो बच्चों, सारे के सारे बच्चे वैल्यू पुट कर रहे हैं। P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2, है ना। ये इक्वेशन को यूज करके आपको क्या निकालना है, आपको फाइनल मतलब P2 निकालना है, नया प्रेशर आपको निकालना है। कौन बच्चों निकालो इसको, इजी है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं। कम ऑन, आया आंसर बच्चों। आ गया बच्चों आपका आंसर। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हेलो बच्चों, यस सर। बेटा आंसर आया बच्चों, आपका आंसर आ रहा है। हेलो बच्चों, समृति, साइना, सुशील, निपुण, सौरभ, कुलभूषण, आदर्श, बाकी बच्चे, यस सर। आस्था, अभिनव, आंसर आ रहा है बच्चा, सॉल्व कर रहे हो आप। यस सर। देखो मैंने ऑलरेडी आंसर निकाल दिया है। इसका आंसर आता है कितना, द आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी दैट इज P2 विल बी 670 देखो मैं निकाल यहाँ पे 676.653, ये आपका आंसर आएगा, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका, और यूनिट क्या होगा आपका, दैट इज mm ऑफ Hg, इतना mm ऑफ Hg आएगा, ठीक है। आ रहा है बच्चों इसका आंसर, है ना। यस यस सर। Yes, sir. यस यस सर। हाँ बच्चों, ये तो हमने लिखा, ठीक है ना। मान के चलो एग्जाम में आपको mm ऑफ Hg में नहीं पूछा होगा, आपको बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर में फाइंड करो, तो कैसे करोगे बच्चों। अगर आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे, आंसर निकालो कि इसमें एटमॉस्फेयर में निकालो, तो कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे। मैंने आपको पहले का आंसर बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि आपका 760 mm ऑफ Hg कितना होता है, ये होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है ना, 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो इतना कितना होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो आई थिंक मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था आपको, ठीक है ना। इतना हो तो वैल्यू ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रेशर वाला, क्योंकि प्रेशर वाला एग्जाम में क्या होगा, आपको भूल जाओगे, तो प्लीज आप उसको अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रहेगा बच्चों, डन डन बच्चों। यस यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके फाइन। अभी हम क्या करते हैं, एक डेंसिटी का टर्म निकालते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी का टर्म निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ आइडल गैस। हम क्या करेंगे, आइडल गैस का यूज करके एक डेंसिटी का टर्म वो एक नया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। कैसे होता है, सिंपल सी बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT इज द आइडल गैस इक्वेशन। हमें क्या पता है, हमें ये पता है दैट इज N इक्वल टू क्या होगा, नंबर मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा होगा। देयरफॉर PV इज इक्वल टू क्या होगा, N के जब हम क्या करेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास पुट करेंगे, तो क्या होगा, M
स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू RT, ये हमें मिल जाएगा। अब क्या होगा, वॉल्यूम को नीचे लेके आओ, मास को ऊपर लेके जाओ, तो क्या होगा, दैट इज m इज इक्वल टू m बाई v इज मल्टीप्लाई बाय RT बाई P। अभी क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, डेंसिटी, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय RT बाई P। तो हमें क्या मिला, हमने यहाँ पे क्या किया, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी हमने क्या निकाला, एक रिलेशनशिप बना निकाल दिया। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे, कोई भी आपको डेंसिटी दिया हो और आपको आपको डेंसिटी दिया होगा और आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना बोलेंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ध्यान दो। सपोज करो आपने इसका आंसर निकाला और आपका मॉलिक्यूलर मास का आंसर आया, कितना आया, 32, क्या है आपका, 32 ग्राम इतना आपका आया। और आपको ये बोलेंगे ऑप्शन में कि क्या है ये कौन सा गैस है, बोलेंगे आपका आर्गन है, ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है, या सल्फर है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चा, आपका आंसर क्या आना चाहिए, बोलो बच्चों, क्या आना चाहिए आपका आंसर। मान के चलो आपने वह सारे वैल्यू पुट कर दिया, और आपने जब सारे वैल्यू पुट कर दिया, डेंसिटी वैल्यू दिया, आर के बाद सारे वैल्यू पुट किया, आपका आंसर कितना है, आपका आंसर 32 आया। तो आपको ऑप्शन में ये पूछेंगे ये कौन सा गैस है, तो क्या मान के चलो ऐसा ऑप्शन होगा, आर्गन हो, नियोन हो, ऑक्सीजन हो, या सल्फर हो। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सल्फर। सल्फर। ऑक्सीजन नहीं आ सकता, ऑक्सीजन गैस की बात करूं तो सल्फर भी आ सकता है, हाँ, जिससे हो सकता है है ना। तो सिंपल सी बात है, कहने की बात ये है कि आपको क्या आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये इक्वेशन आना चाहिए कब, अगर आपका डेंसिटी और आपका मॉलिक्यूलर मास का कोई इक्वेशन दिया होगा, तो आपको ये इक्वेशन प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है, हमने काफी इजी इसको समझा, है ना बच्चों, यहाँ पर डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चों, नो सर। सही है, Yes, sir. सर। यस सर। चले चले, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो, ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो ये कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेंगे गीतांश। गीतांश बेटा पढ़िए इसको। यस बेटा, O2 इज द राइट आंसर। Pressure increases, gases become denser, density increases, same number of molecules occupy smaller space. ओके, अब देखो, जब हमने ये वाला पार्ट पढ़ा, हमने ये पढ़ा दैट इज डेंसिटी ऑफ द गैस ऑन कंप्रेशन। सिंपल सी बात है, आपने क्या ले आपने कंटेनर लिया, आपने कंटेनर में क्या किया, प्रेशर को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। तो क्या हुआ, गैस क्या थे पहले दूर दूर थे, अब क्या हुआ, पास में आ गए। जैसे क्या अगर पास में, तो क्या हो गया, उनकी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी मतलब क्या, घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो क्या होगा, आपकी डेंसिटी बढ़ गई, अगर आपकी डेंसिटी बढ़ गई तो क्या होगा, जो पहला मॉलिक्यूल क्या था, पहले ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, अभी आपको कम वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी आप रिलेशन बता सकते हो एग्जाम में, डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशनशिप, है ना। आप ये देख रहे हो, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आपका डेंसिटी भी क्या होगा, आपका बढ़ता ही जाएगा, क्या होगा, आपका डेंसिटी बढ़ता जाएगा। ये इक्वेशन से हम देख सकते हैं, देखो बच्चों, ये इक्वेशन भी देख सकते हैं कैसे, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। अगर क्या होगा, अगर आपको प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका डेंसिटी भी बढ़ने वाला है। सब समझ के बच्चा, यार यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना बच्चा, किसी को भी, ऑल डन। Yes, sir. हेलो Yes, sir. बच्चों, यस Sir. सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए ओके। तो ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है, काफी सिंपल वाला एग्जांपल है। अगर आप बलून लेते हैं, उसको जोर से प्रेस करते हैं, क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन अंदर का वॉल्यूम क्या है, जगह नहीं, तो क्या होगा, बलून आपका बर्स्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका एक सिंपल एग्जांपल है, जो कि यहाँ पे अंडरस्टैंड के लिए समझा दिया था, ठीक है ना। ये भी काफी सिंपल है। अब हम जाते हैं इसके बारे में। तो ये आप खाली इंफॉर्मेशन के लिए है, ये आप खाली इंफॉर्मेशन के लिए। हम प्रेशर कैसे मेजर करते हैं बच्चा, हम यूज करते हैं बैरोमीटर। क्या करते हैं उसके लिए, हम बैरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, नहीं हाँ हो जाता है। अगर उसकी सीटी खराब, अगर उसकी जो ऊपर जो सीटी है ना, अगर वो खराब हो जाए तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो सकता है, आराम से होता है, बहुत जगह बहुत लोग का हुआ है, तो कोई ऐसे उटपट नहीं है, ठीक है ना। ये खाली आपका इंफॉर्मेशन दिया है। तो प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से यूज करते हैं, ठीक है ना, उसके इंस्ट्रूमेंट का नाम। चलिए, अभी हम जो पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। मैंने इंस्ट्रूमेंट देखा नहीं है, लेकिन क्या लगता है उसमें ये होगा, जैसे हम अगर मैं बात करूं,
अगर मैं थर्मामीटर यूज करता हूँ, उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी होती है, क्योंकि मर्क्यूरी ऊपर ऊपर जाना होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर तो आई थिंक उसमें तो वो उसमें कोई मर्क्यूरी नहीं होता, वो मैकेनिकली यूज करता है, ऐसे उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ओके, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, क्या किसी को कुछ डाउट है तो मैं प्लीज वापस यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको, आइडल गैस के बारे में या और किसी के बारे में। ओके, अच्छा, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप थोड़ा ट्राई करो उसके बाद, ठीक है ना, फिर हम 5 पे स्टार्ट करेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा। ओके, पहला आंसर मुझे बताएंगे ललित। ललित बेटा, मेरी आवाज आ रही है? ललित बेटा, Yes. मेरी आवाज आ रही है? ओके, अगर हम Yes. प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, तो हमें ग्राफ किस टाइप का मिलता है? अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, तो हमें किस टाइप का ग्राफ मिलता है बच्चा, बोलो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दिया है ना। ट्राई करो बच्चा। और मैं आपको बोलता हूँ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, आप बोलो, ग्राफ हमारा बनेगा डाउनवर्ड डिक्रीसिंग। क्या होगा आपका? डाउनवर्ड डिक्रीसिंग कर्व होगा। मतलब क्या, अगर मैं आपको ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, अगर प्रेशर मैंने लिखा, वॉल्यूम लिखा, तो कैसा ग्राफ बनेगा आपका? इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान रहेगा बच्चा, ले समझ गया ना वाला पार्ट? डन है? Yes. चलिए, अभी कौन? निपुण बेटा, अगर मैं प्रेशर वर्सेस 1/v के ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं प्रेशर वर्सेस 1/v ग्राफ बनाता हूं, तो मुझे मेरा कैसा ग्राफ बनेगा बच्चा? P वर्सेस 1/v। अगर मैं, जी बोलिए बेटा, ट्राई करो, कम ऑन। देखो, डरने की बात नहीं है, देखो आप और मैं ही क्लास के अंदर है ना, कोई और नहीं है, तो मैं एक म्यूचुअल रिलेशन से हम प्रॉपर्ली पढ़ाई कर सकते हैं। बोलो बच्चों, कैसा ग्राफ बनेगा हमारा? कौन बच्चों, कम ऑन। सर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे, अगर हम प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाते, तो हमें ग्राफ कैसे होगा? आपका ग्राफ ऐसा क्या होगा? क्या होगा आपका? ऐसे लीनियरली इंक्रीज होता है। क्या होगा आपका? लीनियरली इंक्रीज होता रहेगा एकदम से। मतलब क्या होगा आपका? ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफिक बनेगा, ठीक है ना। ये वाला भी डन है। चलो, ये तो हमने देख लिया। अगर मान के चलो, अगर मैं इसी ग्राफ को यहाँ पे लेता हूँ, ये ग्राफ को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, और मैं यहाँ पे दूसरा कर्व बनाता हूँ। सपोज ये मैं कर्व बना, ऐसा कर्व बना मैंने, और मैंने ये ऐसा मैं कर्व बना दिया, और मान के चलता हूँ इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है। अब मुझे बता बच्चों, तीनों में से किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? बच्चों चैट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर बताइए, चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाता हूँ, और मैं करता हूँ ऐसा अलग अलग लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या अगर मैं बना रहा यहाँ पे बना रहा आइसोथर्म, क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पे? आइसोथर्म ग्राफ बना रहा हूँ। T1 का नहीं बच्चा, नहीं, T1 का नहीं आएगा बच्चा। T3 ऑब्वियसली, T3 का क्या होगा? क्या होगा? सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, है ना। क्या होगा? किसका होगा? T3 का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जो भी आपका बच्चों ध्यान दो अच्छे से ना, अगेन बोलो, देखो ये आपका एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो ग्राफ बताया था, जो भी आपको ग्राफ मैंने बताया, बहुत स्लोली बताया था, ठीक है ना। तो आप प्लीज उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप प्रेशर होगा, क्या होगा? जो भी जितना दूर होगा ना, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आप ये बोलोगे T3 क्या होगा? टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद T1, इसके बाद T2 का होगा, लास्ट में इसका T1 का होगा। सो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ग्राफ। हाँ, यह आइसोकोर में आता है, आइसोकोर में दूसरा ग्राफ बनता है, ठीक है ना, वो आपका दूसरा होता है उसका, ठीक है। समझ गए बच्चा वाला पार्ट, बॉयज वाला? हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. है ना। तो प्लीज आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप प्लीज उसको रिवीजन भी करते रहिए, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना। आपने भले स्कूल में पढ़ लिया है, हम यहाँ पे वापस बार बार रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन होगा, फिर हम डेल्टा लॉ के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। मान के चलो
मान के चलो अगर मैं क्या करता हूं, प्रेशर वर्सेस 1/v को प्लॉट करता हूं और मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं। सपोज करो मैं ऐसा ग्राफ बनाया, प्रेशर वर्सेस 1/v में प्लॉट किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 लाइन बनाया। कौन सा? एक मैंने ये लाइन बनाया मैंने, फिर मैंने दूसरा ये वाला बनाया दूसरा लाइन, एंड तीसरा लाइन मैंने बनाया ये वाला। ये मैंने लाइन बनाया, ठीक है ना, ये मैंने लाइन बनाया। अब मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1, T2 एंड T3, है ना। अब मुझे बता बच्चों, इनमें से कौन सा आइसोथर्म लाइन होगा, जो आइसोथर्म कर्व होगा जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा? क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? एकदम से क्या होगा? T1 का आएगा। मतलब क्या, जो भी आपका क्या होगा प्रेशर के, जो भी आपका प्रेशर के सामने वाला पार्ट होगा ना, जो भी आपका प्रेशर के सामने वाला होगा उससे क्या होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। इसका मतलब क्या, T1 का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, फिर T2 का होगा, फिर बाद में किसी को T3 का होगा, किसी को T3 का होगा। समझ गए बच्चा? चलो एकदम सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे स्मृति बेटा पढ़िए बेटा ये वाला पार्ट। कमा Yes, sir. जी बेटा The पढ़िए। pressure at of gas would act if it occupies the same temperature at the same temperature. आई थिंक Gas. आपका आई थिंक काफी ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है बच्चा, आपको थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। द प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट गैस वुड एग्जिट ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एज द मिक्सचर द सेम टेम्परेचर ऑफ द, क्या लिखा है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस। तो इसका मतलब ये होगा, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कंपोनेंट। अगर मैं मान के चलता हूँ मेरा गैस ए है, मेरा गैस बी है एंड मेरा गैस सी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए में कितना, उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, उसका पार्शियल प्रेशर मान के चलो कितना 10 बार है, बी का पार्शियल प्रेशर कितना होगा मान के चलो 12 बार है, और सी का कितना होगा हम मान के चलते हैं 13 बार है। इसका सबका इंडिविजुअल प्रेशर है। अगर मुझे, और मैं ये बोलता हूँ जो मेरा ए बी और सी क्या होगा, ये मेरा कैसा होगा, नॉन रिएक्टिव गैस। कैसा होगा मेरा, नॉन रिएक्टिव गैस होगा। मतलब क्या, अगर मैं इन दोनों गैस को मिक्स करता हूं तो क्या होगा, मेरा गैस मिक्स नहीं होगा, वो पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बोलूंगा अगर मुझे इन सब का टोटल प्रेशर फाइंड करने, अगर मुझे इसका टोटल प्रेशर फाइंड करना तो क्या होगा, आप बोलोगे P total is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C। मतलब क्या, जब मैं सबका पार्शियल प्रेशर फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फाइनल प्रेशर मुझे मिलेगा। तो आई थिंक ये वाला पार्ट सबको समझ में आया, वाला पार्ट कैसे हमने किया, आई थिंक सबको इजी है। क्या होगा, डिफरेंट गैस का डिफरेंट पार्शियल प्रेशर होगा। अगर वो गैस कैसा है, नॉन रिएक्टिव गैस है, अगर वो नॉन रिएक्टिव गैस है, अगर मैं सब सारे गैस को कंटेनर में ऐड करता हूँ तो उस कंटेनर का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, आप बोलोगे P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी। तो क्या होगा आपका आंसर, कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 35 बार क्या होगा उसका, उस कंटेनर का टोटल फुल प्रेशर हो जाएगा। क्यों, मैं क्या करूँगा यहाँ पे करूँगा 10 प्लस 12 प्लस 13, तो मैं कितना आंसर आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 35 बार। तो क्या होगा, मेरा उस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, मेरा 35 बार हो जाएगा। तो क्या समझ गए बच्चा, हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बारे में क्या पढ़ा, इसके बारे में ये वाला पार्ट आपका डेल्टन सर किससे बताया था, डेल्टन लॉ के बारे में इससे बताया था। सही है, 9 से 11। Yes, sir. सही है। चलिए अगर मैं इसका स्टेटमेंट बोलूं, अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, तुम कैसे स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पर देखो बच्चों। ओके, अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, द टोटल प्रेशर exerted by the mixture। अगर मैं लिखता हूं द टोटल प्रेशर exerted, the total pressure exerted
बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, किसका, ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस। ये आपको ये नॉन रिएक्टिव गैस ये वर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये वर्ड यूज नहीं करोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है ना। नॉन रिएक्टिव गैस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, है ना। तो काफी सिंपल है, ऐसे कोई बिग डील वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये पार्ट सबको समझ आया बच्चा। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। समझ गए बच्चा, ये पार्ट डन है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मान के चलते हैं, अभी हमने क्या लिया, अभी हमने लिया 2 गैस, हमने क्या लिया यहाँ पे 2 गैस ले लिया। अगर मैं आपको ये बोलूं मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है गैस ए का, तो मैं क्या करूंगा, अगर क्या यूज करूंगा, मैं आइडियल गैस इक्वेशन करूंगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आपको ये ध्यान देना है, इसमें क्या आपका वॉल्यूम आर और टी क्या आपका कांस्टेंट है, क्या आपका वॉल्यूम दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एट टेंपरेचर आपका कांस्टेंट है। तो क्या होगा, अब लिखोगे P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे N ऑफ A। N क्या है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू RT/V। ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट गैस होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ गैस B है, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ मेरा गैस B है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, N ऑफ B RT/B। क्या मैं ऐसे सकता हूँ बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरा ए था ए लिखा, बी का बी लिखा, ठीक है बच्चों। अगर मुझे क्या निकालना है इसका टोटल प्रेशर निकालना, तो कैसे लिखूंगा मैं, अब लिखूंगा पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पी टोटल क्या होगा मेरा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। समझ गए बच्चा ये पार्ट, को डाउट नहीं है ना किसी को भी, डन। हेलो Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके अगेन ये स्टेटमेंट पढ़िए, पढ़ेंगी कौन पढ़ेगा, सौरभ बेटा ये लब पढ़िए इसको। For a non-reacting gases mixture, total pressure of mixture is the summation of partial pressure of different component gases. PT is equal to P1 plus P2 up to. हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने जो पहले पढ़ा था अभी अभी हम वो सेम चीज को कंटिन्यू किया, अगर उसको हम सेम चीज को कंटिन्यू करते जाए, ठीक है ना। ये हमने काफी देखा, ये काफी सिंपल है, एकदम स्मूथ है, ठीक है ना। अभी हम जाते हैं किसके बारे में, ये इसके बारे में। ये हमने क्या दिया, एक चेंबर है जिसमें क्या होगा, आपका 3 गैस है, हम ये मान के चलते हैं कि तीनों गैस क्या आपका नॉन रिएक्टिव है। तो क्या होगा, अगर इसका प्रेशर कैसा होगा, अगर आप बोलोगे इसका अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना, तो क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ रेड गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ येलो गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लू गैस। अगर आप तीनों प्लस को, तो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा पी टोटल। तो सिंपल सी बात है, हम पूरा समझ के कर रहे हैं, वही चीज को बार बार रिवाइज करते जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अभी हम कुछ नया चीज पढ़ेंगे जो आपका नंबर ऑफ मोल, आपका मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए अगेन देखो, ये बच्चों सेम एग्जांपल, सेम आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी को डाउट है बच्चों, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये जो फिगर दिख रहा है, सबको अंडरस्टूड है पार्ट अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी, डन। Yes, sir. ओके चलिए अब देखो, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गैस प्रेजेंट मिक्सचर। मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, जो पार्शियल प्रेशर क्या होगा वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर गैस अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे गैस में चेंबर है, तो उसमें अगर डिफरेंट गैस है, तो क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, वो बाकी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान देना कि इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गैस। वो कहता है सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या आपका इंडिपेंडेंट, क्या आपका पार्शियल प्रेशर के बारे में, ठीक है बच्चों। अभी देखो, अभी आपका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है हमने पहले भी देखा था, किसमें, स्टार्टिंग वाले पार्ट में। तो हमने क्या देखा था, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला, ओके मैं समझ गया, ठीक है ना।
हाथों में क्या करूंगा मैं, पर्पल कलर को थोड़ा अवॉइड करके मैं बाद में कलर चेंज करूंगा, डोंट वरी, इसका मैं ध्यान रखो, ठीक है, डोंट वरी इसके बाद, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे नीचे है, अभी ये वाला पार्ट अच्छे से दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट अच्छे से दिख रहा है ना, जी, यस सर। यस सर। चलिए अब हम देखो, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। हम क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। स्क्रीन देख रही है मेरी? Yes, sir. सर। Yes, sir. चलिए अब देखो, सबसे पहले किसी को डाउट है बच्चों तो प्लीज पूछ सकते हो। आई थिंक इसे हैंड रेज किया था, आई थिंक नहीं है, फाइन, कोई इशू। अब देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए एक्स, क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो हमने क्या देखा था, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, हमने क्या देखा, फॉर्मूला लिखा था, इट इज मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है ना, हमने देखा था, दैट इज मोल फ्रैक्शन क्या होगा आपका, इट्स इक्वल टू मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, हमने ये फॉर्मूला देखा था, है ना, ये फॉर्मूला देखा था। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट गैस लेता हूँ और क्या करता हूँ उन सबका अगर मैं मोल फ्रैक्शन मुझे आंसर लेके आना है, तो मैं आंसर कैसे लेके आऊंगा। अब देखो, हम मान के चलते हैं यहाँ पे कितना हमारा 3 गैस है, हमारा क्या है, 3 गैस है, दैट इज गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3, है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, N1 RT बाई V। पहले से जैसे हम लिखा था, क्या होगा, हमारा R टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। सिमिलर कैसे सकता हूं मैं P2 भी लिख सकता हूँ और मैं P3 लिख सकता हूँ। अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है टोटल प्रेशर, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं से लिखूंगा दैट इज N1 R बाई VV प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V। क्या मैं ऐसे सकता हूं बच्चों, है ना, ऐसे सकता हूं बच्चों। अब क्या होगा, मेरा R T बाई V क्या होगा, कॉमन निकलूंगा, तो क्या होगा, आप बोलोगे N1 प्लस N2 प्लस N3 ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका R T बाई V। ये मैंने क्या निकाला, मैंने यहाँ पे क्या निकाला, टोटल प्रेशर निकाल दिया। मैं क्या किया, सबको ऐड कर दिया, क्या क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ना बच्चों, यार बात सही है, डन है, Yes, sir. ओके। अब देखो जी बच्चा, अब देखो यहाँ पे देखो फटाफट, अब देखो अभी हमने क्या किया, जो हमने इक्वेशन पहले लिखा था, हमने वो इक्वेशन नीचे लिखा, देखो कैसे लिखा, मगर मुझे टोटल प्रेशर निकला तो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्रेशर कर दिया, सबको मैंने सॉल्व किया और मुझे ये इक्वेशन मिल गया। अब देखो आप ये बोलोगे, अगर मैं N1 प्लस N2 प्लस N3 करता हूं तो क्या होता है, इट इज इक्वल टू टोटल मोल्स। ये क्या होगा, मेरा टोटल मोल्स का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अगर मुझे अभी निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन फर्स्ट, तो क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं x1, तो x1 मेरा क्या आएगा, x1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो जाएगा। अगर मैं निकालता हूं मोल फ्रैक्शन सेकेंड, तो क्या होगा, आप बोलोगे N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ये होगा। सिमिलरली अगर मैं निकालता हूं x3 मोल फ्रैक्शन थर्ड निकाल, तो क्या होगा, आप बोलोगे, क्या होगा बच्चों, क्या होगा, बोलो बच्चों, N3 upon N1 divided plus by N2 plus N3. Three. ये वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमने देखा। अब भी अगर मुझे एग्जाम में क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल निकालना, तो क्या होगा, मैं ये क्वेश्चन यूज करके बाकी फॉर्म में बना सकता हूँ। कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला पार्ट करेंगे। अभी देखो, अभी तो टाइम हमारा आई थिंक खत्म हो गया है, हम इस पार्ट को हम कल कंटिन्यू करें, ठीक है ना, क्योंकि अभी 10 बज गए हैं, तो अभी आपका दूसरा क्लास भी होगा, सो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं, और अच्छी तरह से मजा है ना बच्चों। अगेन बोल रहा बच्चों, प्लीज आप है ना ग्राफ को अच्छे से पढ़िए, ग्राफ में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज आप उसको अच्छे से रिविजन करिए बच्चा। समझ गए बच्चा, डन है बच्चा, डन है, यस सर। Yes, sir. चलिए क्लास में मजा ना बच्चों, Yes, sir. सर ओके ओके, चलो मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।